सर आप मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आपका नमस्कार बहुत जी। बहुत स्वागत है आपका केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर की ओर से। मैं डॉक्टर सुधांशु वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अपने इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं श्री अंकुर वत्स जी से, जो हमारे वेद विभाग के प्राध्यापक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंगलाचरण कर इस सत्र का आरंभ कर दें। हरि ओम। सादासस्पति मद्भूतं प्रियमिन्दरस्य काम्यं सानिं मे धामयासि खग्मुसुवाहा। हरिः ओम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अंकुर वत्स जी। स्वागत है सर आपका यहाँ इस सत्र में। हमारे जी, बहुत सामने बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के निदेशक प्रोफेसर पीवीबी सुब्रमण्यम सर हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर आपका स्वागत करें और इस सत्र को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। सभायै नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस प्रक्रम में आज प्रथम सोपान के रूप में हमें संबोधित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए इस आभास पटल पे पधारे हुए हैं एमिटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर संजय सिंह जी। नमस्कार। का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से तथा श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर की ओर से स्वागत करता हूं। और यह कार्यक्रम 21 जून को होने वाले विश्व योग दिवस के संदर्भ में, जो इस वर्ष केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा देवप्रयाग में कराने का निर्णय लिया हुआ है, और जिसमें सभी परिसरों से छात्र तथा अध्यापक भाग लेंगे। और उस महायज्ञ का आज प्रारंभ है, और वह प्रारंभ भी आपके जैसे योग विशेषज्ञ के द्वारा किया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यह पटल को आपके लिए छोड़ता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है डॉक्टर सुधांशु जी? जी बिल्कुल सर। सर्वप्रथम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से और देवप्रयाग कैंपस की ओर से ये जो एक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में, और घर घर आंगन योग का जो ये कार्यक्रम है, इसके जो एक तरह से सृष्टा है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रघुनाथ कीर्ति परिसर के जो आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं प्रोफेसर सुब्रमण्यम साहब। मैं उनको नमन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरे बहुत प्रिय डॉक्टर सुधांशु वर्मा जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और सभी देवप्रयाग परिसर के जितने भी सम्मानित शिक्षकगण और जितने भी स्टाफ के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और
आज के इस विषय की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें विश्व योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, और उसमें भी ये जो थीम है, जैसा मुझे बताया गया कि हर घर आंगन योग, इस थीम पे हमें काम करना है। और आगे के लिए कि 2015 से हमने ये एक कार्य शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे विश्व में विश्व योग दिवस जो है वो 160 से ज्यादा देशों में वो मनाया जा रहा है, और पूरी दुनिया में योग को अपनाया जा रहा है। और योग भारतीय ज्ञान परंपरा का अभिन्न अंग है। भारतीय संस्कृति के प्राण के रूप में, भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में मैं योग को देखता हूँ। हमारे जितने भी शास्त्र हैं जो वैदिक परंपरा से आए हैं, और देववाणी संस्कृत में जो शास्त्र हैं जितने भी, उन सब में हमें प्रमुख शास्त्रों में योग की चर्चा देखने को मिलती है। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, पुराणों से और भगवत गीता से और दर्शन से, बाद में हठ योग के ग्रंथों में, तंत्र के ग्रंथों में, आगम ग्रंथों में, और आधुनिक समय में, आधुनिक काल में जितने भी बड़े महापुरुष हमारे देश में, जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, देश में एक नवजागरण का वातावरण जिन्होंने पैदा किया, और केवल देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी आध्यात्मिक दृष्टि से जिन्होंने नेतृत्व किया, ऐसे सभी आचार्यों ने, ऐसे सभी महापुरुषों ने हमें योग की शिक्षा दी है और योग को हमें जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो योग एक ऐसी विद्या है, मैं कहूंगा कि योग के बिना जीवन में कल्याण संभव ही नहीं है। योग के द्वारा ही हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने हमें ये बताया कि तुम जीवन को कैसे ठीक ढंग से जी सकते हो, कैसे जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, कैसे कल्याण के मार्ग को तुम चुन सकते हो। तो उसका यदि कोई माध्यम है तो वो मैं कहूंगा कि योग ही है। और वेदों से लेकर वर्तमान समय तक योग को भिन्न भिन्न रूपों में, योग को अलग अलग तकनीकों के माध्यम से, अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग परंपराओं में योग का वर्णन किया गया है, और योग के अनेकानेक स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। आजकल के समय में अगर हम देखें तो केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योग की ही विद्या को अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। उसके नाम भले ही कुछ और रख दिए हों, लेकिन विदेशों में भी लोग जो है हमारी इस योग विद्या के माध्यम से अपने देशवासियों को, अपने लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, उनके जीवन की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनके जो बीमारियां हैं उनको खत्म करके एक स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और भारत में यूं तो जैसा मैंने कहा कि सैकड़ों हजारों साल से योग की परंपरा वो हमेशा से भारतीय संस्कृति का प्राण रही है, लेकिन पिछले मैं कहूंगा 20-25 वर्षों में योग का जो उत्थान है वो बहुत सराहनीय कह लीजिए, उसको बहुत उल्लेखनीय है, और उसमें कुछ महापुरुषों का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं एक नाम सबसे पहले, अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की पहचान दिलाने का जो काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से, क्योंकि उनके स्वयं के जीवन में योग है, तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में योग को, योग की जीवन शैली को प्रमोट किया है, वो जहां भी जाते हैं वहां जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, जिस तरह से उनकी बातचीत होती है, यहाँ तक कि उनके रूटीन की भी बड़ी चर्चा होती है कि वो नवरात्रि के व्रत करते हैं बाहर विदेशों में जाके। जब भी वो किसी विदेश यात्रा पे होते हैं नवरात्रि के समय में, तो नवरात्रि के व्रत करते हैं, उनका खाना पीना, उनकी दिनचर्या, वो बड़ी सब चीजें चर्चा का विषय बनती है। तो उन्होंने उसको प्रमोट किया।
और अनेकों महापुरुष हैं जिन्होंने योग पे काम किया, चाहे पूज्य स्वामी रामदेव जी हों, चाहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हों, चाहे श्री श्री रविशंकर जी हों, चाहे आज के समय में दक्षिण भारत में जो इस समय अच्छा काम कर रहे हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव हों, और बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो निरंतर योग पे काम कर रही हैं। और जो हमारा एकेडमिक जो एक तरह से डोमेन है, अकादमिक जो क्षेत्र है, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जैसी संस्थाएं आती हैं, इन संस्थाओं ने भी योग पे बहुत काम किया और उन संस्थाओं के माध्यम से हजारों ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स योग में बाहर, योग से प्रशिक्षित होकर बाहर निकल रहे हैं, और वो कहीं पर व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, कहीं पर वो किसी संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में योग का प्रचार कर रहे हैं, योग के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा कि हर एक घर में, हर घर आंगन योग जो है वो हमारा यदि मोटो है, वो हमारे लिए एक उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से उसके अलावा कोई विकल्प आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर घर आंगन में भोग की सामग्री तो मार्केट ने पहुंचा दी है। दुनिया में दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं, एक योग वाली शक्तियां हैं और एक भोग वाली शक्तियां। तो भोग तो अपने चरम पे हर घर आंगन तक पहुंच गया है, और वो लोग जो भोग की सामग्रियां पूरे दुनिया में फैला रहे हैं, वो बाजारवादी, साम्राज्यवादी, भोगवादी उनकी जो नीति है, संस्कृति है या कुसंस्कृति है मैं कहूंगा, उसने हर एक घर में सारी ऐसी चीजें पहुंचा दी हैं जो जिनके कारण से हर एक व्यक्ति बीमार होता जा रहा है। पुराने जमाने में पहले लोग, मैंने सुना है अपने बड़ों से, और जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो अपने बड़ों से सुन सकते हैं, और सबने ही सुना होगा कि बुढ़ापे में लोग डॉक्टर के पास जाते थे। 60 प्लस जब हो जाते थे, 60 प्लस होते थे, तो डॉक्टर के पास बुढ़ापे में जाते थे। डॉक्टर की जरूरत किसी को नहीं होती थी, केवल बूढ़े लोगों को बिल्कुल उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कभी डॉक्टर की जरूरत होती थी। और जिनको थोड़ी बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी, तो वो केवल थोड़ा बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरह की बीमारियों में, कि जो सीजनल बीमारियां हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो वैद्य से कुछ दवाई ले ली, डॉक्टर से कुछ दवाई ले ली। लेकिन रेगुलरली डॉक्टर के जो है संपर्क में नहीं लोग रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो, कोलेस्ट्रोल, डायबिटीज और हाई बीपी और स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां इस कदर बढ़ गई हैं कि हर एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर है। बिना डॉक्टर के और बिना हॉस्पिटल के जीवन का चलना, बिना दवाइयों के जीवन का चलना एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे असंभव है। आज की डेट में ऐसा लगता है। तो जब हर घर आंगन में ये दवाइयों के थैले पहुंच गए हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पहुंच गए हैं, और खाने पीने में भी वो सारी चीजें पहुंच गई हैं जो इंसान को बीमार से ज्यादा बीमार लगातार बनाती जा रही हैं, तो ऐसे में यदि हम हर घर आंगन योग इस मोटो से हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आज के समय में बहुत आवश्यक है, और मैं कहूँगा बहुत सराहनीय है, और वो हम सबकी जिम्मेदारी। अगर हर घर के आंगन में हमने योग नहीं पहुंचाया, तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला जो कल है वो बहुत भयानक होने वाला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, WHO से लेकर हमारे देश के भी जो स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वो सब इस तरह के प्रेडिक्शन कर रही हैं, इस तरह की घोषणाएं कर रही हैं कि आने वाला समय बहुत खतरनाक समय होने वाला है बीमारियों के लिहाज से, क्योंकि बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और बीमारियों को ठीक करने के लिए जो अप्रोच है, जो दवाइयां हम खा रहे हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि वो दवाइयां जो हैं वो हमें स्वास्थ्य नहीं प्रदान कर रही हैं, वो केवल हमारे साथ एक धोखा है। वो कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी, वो लगातार पैदा होती चली जा रही है।
और इंसान जो है वो इन फार्मा कंपनियों के चंगुल में, फार्मास्यूटिकल्स के चंगुल में इस तरह से फंस गया है कि उसका अब उससे निकलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर हम ये संकल्प लें कि हर घर आंगन हमें योग पहुंचाना है, तो योग पहुंचाने से हमारा केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और हमारा जीवन जो है वो बहुत संतुलित जीवन हमारा हो जाता है। और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी जीवन में विकास के, डेवलपमेंट के जितने भी पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पे हम काम कर सकते हैं, उन सभी पहलुओं पे हमें सफलता मिल सकती है। योग का अभ्यास निरंतर करने से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मिलता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है। हमारे अंदर रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती है, हमारे अंदर टॉलरेंस डेवलप होता है, सहन शक्ति बढ़ती है हमारी, और स्वीकार्यता बढ़ती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है, और हम सामाजिक दृष्टि से भी एनर्जी लेवल हमारा अच्छा रहता है, तो हम लोगों को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। ये जो आजकल लोगों के अंदर बहुत गुस्सा, बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध जो बढ़ गया है ना, और हम आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के साथ बहुत भयंकर हिंसा कर देते हैं। लोग छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। कोई धर्म के नाम पर हो जाता है, कोई जाति के नाम पर हो जाता है, कोई किसी बहकावे में आकर एक अंधश्रद्धा के तहत अपने धर्म के प्रचार के नाम पर जो है वो हिंसा करने लगता है। अनेक अनेक प्रकार से जो लोग जीवन को खराब करने में लगे हुए हैं, उन सब का यदि कोई समाधान है तो निश्चित रूप से वो समाधान योग ही है। और हर एक घर आंगन में यदि योग पहुंचे और वो अब केवल एक औपचारिकता मात्र न रह जाए, बल्कि वो एक जिम्मेदारी बन जाए। क्योंकि योग जो है वो केवल ज्ञान का विषय नहीं है, योग जो है हमारे देश में धर्म का भी विषय है। मैं एक महत्वपूर्ण बात पे आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि योग केवल दर्शन नहीं है, योग केवल ज्ञान नहीं है, योग धर्म भी है। ज्ञान में या दर्शन में और धर्म में क्या अंतर है? दर्शन ये है कि आप किसी भी चीज के विषय में जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है ये जानते हैं, लेकिन आप उसे फॉलो करें इस चीज की कोई बाध्यता उसमें नहीं है। तो आप बहुत बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, जीवन को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन आप उसी ढंग से जीते हो ये जरूरी नहीं है। उसको सही ढंग से जीना धर्म हमें सिखाता है। हमारे धर्म में, सनातन वैदिक हिंदू धर्म में, संस्कृत के ग्रंथों में जो हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने जो हमारा जीवन शैली हमें निर्धारित करी, उसमें बहुत सारे नियम बनाए, और वो सारे नियम जो है वो यौगिक विद्या से, योग विद्या से जुड़े हुए नियम, चाहे वो हमारी दिनचर्या के नियम है, चाहे वो हमारे खान पान के नियम है, चाहे वो हमारे आचार व्यवहार के नियम है, चाहे हमारे पारिवारिक संबंधों में किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बातचीत रखनी है, चाहे उसके नियम है। तो ये सारे हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने, हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने धर्म से उन नियमों को जोड़ दिया। ज्ञान हमारे यहाँ धर्म के बिना अधूरा है, क्योंकि ज्ञान बिना धर्म के, बिना दीक्षा के अधूरा होता है। दो शब्द हैं, एक शिक्षा और एक दीक्षा। तो शिक्षा तो हम ले लेते हैं, शिक्षा तो हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, कहीं से भी डिग्री खरीद लेंगे, कहीं से भी किताब खरीद लेंगे और उसे पढ़ लेंगे, जानकारियां जुटा लेंगे, लेकिन दीक्षा बड़ी चीज है। शिक्षित ही नहीं, दीक्षित होना भी जरूरी है। तो योग जो है, योग के बारे में जानते सब हैं, योग के बारे में, योग के बेनिफिट्स के बारे में जानते सब हैं,
सारी दुनिया इस चीज को समझ गई है कि योग कितना बेनिफिशियल है, लेकिन अब ये हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, आवाहन करूंगा, जो भी हमारे एकेडमिक साथी हैं, जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, जो एकेडमिक लेवल पे योग को का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपने रिसर्च के डोमेन में ये चीज लेकर आए कि योग को हमने उसका प्रचार तो बहुत कर दिया, लेकिन फिर भी ठीक ढंग से योग लोग क्यों नहीं कर पाते, क्यों लोग सुबह नहीं उठ पाते, जानते हैं लेकिन फिर भी सुबह नहीं उठ पाते, फिर भी वो अपने मोबाइल में अपने दिन भर के जो उनके सब ऐसी चीजें हैं जिन जो समय व्यर्थ करने वाली जो चीजें हैं, उन्हीं में वो उलझे रह जाते हैं। फिर भी वो दिन भर जो है वो ऐसे सब काम करते रहते हैं जो अनप्रोडक्टिव काम है, जिनसे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, इस पे भी रिसर्च करें। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राचीन काल में भी इस पे रिसर्च हुई होगी। ये जो हमारे धर्म के जो नियम बने हैं, पुराणों में जो जिन नियमों की व्याख्या है, धर्मशास्त्रों में जिन नियमों की व्याख्या है, तो वो सारे नियम जो हैं वो शायद इसी सोच के साथ बनाए गए होंगे कि सिर्फ जानकारी देने से कुछ नहीं होगा। योग बहुत अच्छी चीज है, ये सब जानते हैं, लेकिन करते नहीं। फिर भी डॉक्टर की दवा के बिना किसी को संतुष्टि नहीं होती। क्या इतना टॉलरेंस, क्या इतना अपने अंदर हमने कॉन्फिडेंस क्या हम जनरेट कर सकते हैं अपने अंदर कि हम अपनी आत्मबल से, अपनी आत्मशक्ति से, अपने योग बल से, अपने इम्यूनिटी से हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए हर घर आंगन में योग पहुंचाना और योग को पहुंचाने के साथ साथ उसके पीछे का उद्देश्य समझाना और अपने रूटीन में घरों में माँ बाप को कुछ चीजें जो है वो फिक्स करनी ही होंगी। जैसे हमारे ऋषि मुनियों का जो आदेश है या एक तरह से हमारे लिए नियम बना है यज्ञ करने का, तो यज्ञ प्रतिदिन यज्ञ करना, प्रतिदिन योग का अभ्यास करना, प्रतिदिन अपने घर में हम अपने माता पिता के साथ एक समय का भोजन सामूहिक रूप से करना, सप्ताह में एक बार उपवास करना, अपने जितने भी हमारे त्योहार हैं, तीज त्योहार हैं, उन तीज त्योहारों पे परिवार के साथ अपने मंदिर में या किसी भी उस स्थान पर जो हमारे समाज ने निर्धारित किया है वहां पर पूरे उत्साह के साथ अपने बच्चों को लेकर वहां जाना। जीवन के प्रति अपने बच्चों में एक उत्साह की भावना, सकारात्मकता और जो कल्याण की जो दृष्टि हमारे शास्त्रों ने हमें दी है, उस दृष्टि को अपने बच्चों तक पहुंचाना, उनको समझाना कि कैसे होलिस्टिक है हमारी योग वाली अप्रोच, हमारी वैदिक जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, वो किस तरह से जीवन को होलिस्टिक ढंग से जीना हमें सिखाती है। तो क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि योग के क्या बेनिफिट है, तो जितने विद्वान सब बैठे सब जानते हैं योग के क्या बेनिफिट है। अब हार्ट डिजीज में योग काम करता है, किडनी की डिजीज में योग काम करता है, लीवर की डिजीज में योग काम करता है, मानसिक रोगों में भी योग काम करता है, और योग में भी कौन सा योग काम करता है ये सब जानते हैं। अब मैं यहाँ पर इस समय अगर ये कहूं कि हार्ट डिजीज वाले को कौन से आसन करने चाहिए तो सबको पता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को डायबिटीज है, उसे कौन से आसन करने चाहिए ये भी सबको पता है। लेकिन हम अपने आने वाली पीढ़ी को या अपनी वर्तमान पीढ़ी को ये बताएं कि हम उस बीमारी तक पहुंचे ही ना, वो बीमारी हमारे जीवन में आए ही ना। ऐसे इसके लिए हमें योग को एक धर्म की तरह से, एक नियम की तरह से अपने जीवन में अपनाना होगा। योग के बिना जीवन में कल्याण संभव नहीं है।
तो ये चीज हमें पक्की करनी होगी, दवाइयों के स्थान पे प्राणायाम को अपने जीवन में हमें नियमित करना होगा, और अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में वो सारी चीजें जो योग की सहायक चीजें हैं वो सब ऐड करनी होंगी हमें। और योग के भी जितने सारे पक्ष हैं, केवल सुबह उठकर आसन और प्राणायाम कर लेने तक नहीं, बल्कि दिन भर में कर्म योग, कि अपना जो 100% है वो हम दें, और बहुत ज्यादा अटैचमेंट के साथ चीजें ना करते हुए भक्ति के भाव के साथ हम चीजें करें, तो भक्ति योग। और इंसान की जिंदगी में चीजें जो हैं वो एकदम से बदल जाती हैं कभी कभी, तो ज्ञान योग, ये सारी शास्त्र के लिए, ये केवल उपदेश के लिए चीजें नहीं है, ये जीवन को जीने के लिए चीजें हैं। हमारे युवा 12वीं कक्षा में उनके अगर 1% अंक कम आ गए, 5% अंक कम आ गए, तो हमारे युवा जो हैं वो सुसाइड करने की तरफ चले जाते हैं। वैसे तो फिट है वो, लेकिन बस अंक कम आ गए तो वो सुसाइड करने की तरफ दौड़ जाते हैं। उन्हें बताना हमें पड़ेगा कि जीवन में केवल एक ही चीज नहीं है, केवल एक परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। जीवन सारा जो है वो परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, और जीवन में परिणाम क्या है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास क्या है ये होता है। इसे कर्मयोग कहते हैं। हम प्रयास को नहीं देखते, हम केवल परिणाम देखते हैं। तो ये जो टेंडेंसी हमारी बन गई है केवल परिणाम देखने वाली, कई बार माँ बाप भी इतने ज्यादा उस चीज को लेके मतलब गलत रवैया अपना लेते हैं कि कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे के तो इतने नंबर आ गए, तेरे नहीं आए। अब परिस्थिति कई बार नहीं होती, नहीं नंबर आए तो क्या होगा, उस बच्चे ने प्रयास कितना किया ये नहीं देखते हम, क्या कमी रह गई, हो सकता है पता नहीं क्या कमी रह गई। तो भगवत गीता का जो संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म करना ही तो हमारे अधिकार में है, फल तो हमारे अधिकार में नहीं है। तो इसलिए जितना बच्चों के लिए आवश्यक है उतना ही माँ बाप के लिए भी आवश्यक है, और अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हुए उनके साथ जो हम आशाएं आकांक्षाएं जो हम पाल लेते हैं, उनको वो सब करते हुए माँ बाप को भी ये चीज समझनी चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है ये हमें समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय में नशे की हो गई है। नशा जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन के हमारे सामने खड़ा हो गया, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि हमारे संयुक्त परिवार होते थे, समाज बड़ा मजबूत था, हमारा समाज हमारा बहुत मजबूत था। मैं एक ऐतिहासिक बात आपको बता रहा हूं, ये मैंने एक विद्वान से सुना। अक्सर कई बार हम इस तरह के डिबेट और इस तरह के स्पीच वगैरह सुनते हैं। मैंने एक विद्वान से सुना, उन्होंने कहा कि उनका ये मानना था कि भारत हमेशा से एक मतलब बहुत लंबे टाइम से एक कमजोर राष्ट्र रहा, और एक नेशन उतना ताकतवर नहीं था काफी टाइम। पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं, मतलब इन बिटवीन तो कोई हो सकता है कि एक दौर में शिवाजी ने महाराष्ट्र को बहुत मजबूत बना दिया, एक दौर में जो है मेवाड़ को प्रताप ने बहुत मजबूत बना के रखा, या उसके बाद बहुत मजबूत हो गया। एक दौर में आसाम में थोड़ी बहुत अच्छा मजबूती रही, अहोम राजशाही जब वहां पर थी। तो पार्ट में तो हो सकता है, या दक्षिण भारत में अगर हम जाए तो विजयनगर एक बहुत मजबूत एक साम्राज्य था। तो पार्ट में तो हो सकता है, पार्टली तो हो सकता है, लेकिन एज ए होल, एज ए नेशन भारत बहुत मजबूत नहीं हो रहा पिछले 1-1.5 साल में एज ए नेशन, बट एज ए सोसाइटी बहुत मजबूत थे। दिल्ली में कोई भी राज करता हो, लेकिन हमारे सामाजिक जो तौर तरीके थे वो कभी भी किसी से बदले नहीं गए, और खासतौर से मुगलों से तो नहीं बदले गए। दिल्ली पे उनका तो राज था, लेकिन हम एज ए सोसाइटी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दिल्ली पे बैठ जाओ कोई अपनी दिल्ली की गद्दी पे, लेकिन नीचे चीजें वैसे ही चलती थी जैसे हमारा समाज चाहता था। तो हमारा धर्म भी बचा रहा, हमारा
हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, ये सब बचे रहे। यहाँ तक कि हमने पारसियों को, हमने जो है मुसलमानों को या ईसाइयों को, जितने भी अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उन सबको हमने आत्मसात किया। हमारे समाज में बिल्कुल सब लोग मिलजुल के रहते हैं, तो फिर भी हमारा वैदिक संस्कृति हमारी बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रही। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए और वो जब बहुत गहराई से उन्होंने विश्लेषण किया, अंग्रेजों ने ये कहा कि इनको सामाजिक तौर पे तोड़ना जरूरी है। तो हमारे सामाजिक ताने बाने को उन्होंने तोड़ा। जो हमारा फैमिली सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृत भाषा है, हमारे गुरुकुल हैं, हमारी पूजा पद्धति, वैदिक जो यज्ञ की जो पद्धति है, गौ माता है, इन सब चीजों से जो हमारा समाज अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था, पूरे देश का, पूरे समाज का जो जुड़ाव था इन सब सांस्कृतिक मान बिंदुओं से, उन सांस्कृतिक मान बिंदुओं को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया। और आज हम देखते हैं साथियों कि बहुत बड़ी समस्या हो गई। नशा जो है वो क्यों पनप रहा है ज्यादा? क्योंकि जो हमारे पारिवारिक मूल्य हैं, वो पारिवारिक मूल्य अब सुरक्षित नहीं है। कि पिताजी का इतना साहस नहीं कि अगर बेटा कोई बाहर जाता है और बाहर जाके वो किसके साथ जाता है और क्या करके आता है, किस समय जाता है और किस समय वापस आता है, इसका कोई किसी का साहस नहीं है कोई पूछ ले कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और बहुत हद तक साथियों, मैं आज बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि योग से कौन सी बीमारी ठीक होती है, योग का स्वरूप क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग का इतिहास क्या है, ये सब जानते हैं। इसमें कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी सी बात बस यही रखना चाहता हूं कि जो बहुत ही सुंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है, हर घर आंगन योग, ये बहुत जरूरी है आज की डेट में, और हम लोगों को समझने की जरूरत है इस कि कैसे वो हर घर आंगन में योग जो है वो केवल औपचारिकता के रूप में न रहे, बल्कि योग जीवन में हमारे उतरे, और वो हमारे धर्म का वो अभिन्न अंग है। योग के साथ साथ हमारे धर्म की जितनी भी सारी बातें हैं जो जीवन को अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सिद्ध करवाती है, वो सारी बातें हमारे जीवन में सिद्ध हो, हमारे जीवन में स्थिर हो, हमें ऐसा प्रयास करना है। तो मैं कह रहा था कि नशे की जो बात है, नशा इस कदर बढ़ गया है। आपने देखा पंजाब में, पंजाब को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया नशे ने। फिर आप देखेंगे अभी हरियाणा में भी ये चीज उतनी हो गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जितने भी बड़े शहर है हमारे, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में, सब जगह नशा पहुंच गया है। और नशा इसलिए पहुंच गया है क्योंकि ये जो भोगवादी जीवन शैली है, इस भोगवादी जीवन शैली से जब इंसान तंग हो जाता है तो उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। जब वो स्ट्रेस में होता है तो चूंकि उनको कोई रास्ता पता ही नहीं है, किसी युवा को जब वो किसी स्ट्रेस से गुजरता है तो वो उसको कोई रास्ता पता ही नहीं है, वो अपने दोस्तों के पास जाता है और दोस्तों को पता है कि कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस मत ले, टेंशन मत ले, शाम को बैठेंगे। तो वो शाम को बैठते हैं, कहीं मिलते हैं, और वहां पर नशे की जो जो एक तरह से मैं कहूँगा शिकारी हैं, जो भेड़िए हैं, नशा पूरे समाज में फैलाने वाले, युवाओं की नसों में, युवाओं की रगों में नशा भरने वाले ऐसे आतताई लोग, ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। तो वो जाते हैं किसी भी जगह पे, किसी क्लब में, किसी भी जगह पे, और वहां जाकर नशा करते हैं, और कुछ देर के लिए वो अपनी चेतना को भूल जाते हैं, कुछ देर के लिए वो अर्ध चेतन हो जाते हैं, कुछ कुछ होश है, कुछ कुछ नहीं है, जिसको वो हैंगओवर बोलते हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, मुझे क्षमा करना, कि इस तरह की चीजों में वो आ जाते हैं कि उसको हैंगओवर में जीने लगते हैं, और कुछ समय के लिए उनको लगता है कि उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल गया। लेकिन वो जब वो हैंगओवर खत्म होता है तो और ज्यादा गहरे अंधकार में वो अपने आप को अनुभव करते हैं। अगले दिन फिर जाते हैं उसी दोस्त के पास कि कल तो ठीक था लेकिन आज तो और ज्यादा खराब लग रहा है, या अगले हफ्ते जाते हैं कि पिछले हफ्ते तो ठीक था लेकिन इस बार तो और ज्यादा खराब लग रहा है। तो कहता कोई बात नहीं, इससे बड़ी वाली डोज देंगे अगली बार को।
तो फिर वो अगली बार किसी और डोज में लेके जाता है, उसको ओवर थोड़ा सा दे देता है, फिर उसको लगता है थोड़ी देर के लिए समस्या का समाधान हो गया, लेकिन समाधान तब भी नहीं होता। और फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं साथियों कि वो जो युवा सामान्य जीवन जी रहा था, सामान्य तरीके से जिसका सब कुछ काम चल रहा था, अब वो नशे की चपेट में आ जाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। क्या है उसके पीछे का कारण? उसके पीछे का कारण ये है कि हमें गाइड करने के लिए, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम अपने बुजुर्गों के पास नहीं जाते कभी, क्योंकि पारिवारिक सिस्टम खत्म हो गया हमारा। तो कभी भी तनाव होता है तो अपने पिताजी से जिक्र नहीं करते उस तनाव का, हम जाते हैं सीधे अपने दोस्तों में। और दोस्त भी चूंकि वो भ्रम में है, कुछ बरगलाए हुए हैं, वो खुद भी वैसे ही है, उन्हें पता ही नहीं है किसी चीज का, तो वो भी उनको उसी रास्ते पे लगाते हैं जो उनको पता है। तो पहले नशे का इतना चलन नहीं था और नशे को हमारे समाज में कभी भी बहुत एक्सेप्ट नहीं किया गया, नशे की हमेशा हमने निंदा करी है। लेकिन आज हम देखते हैं, दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ फिल्मों के द्वारा, कुछ हाई फाई सोसाइटी के द्वारा नशे की चीजों को, शराब को, बियर को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है कि जैसे ये कोई सामान्य बात है। आप किसी भी फिल्म में आप देखोगे तो वहां पर जो हीरो है वो सिगरेट और जो बियर की बोतल है उसको तो वो ऐसे दिखाता है जैसे ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं। और जब हीरो उस काम को करता है तो जो सोसाइटी है वो ये सोचती है, युवा वर्ग है वो ये सोचता है कि मुझे भी हीरो बनना है, तो हीरो बनने के लिए मुझे भी ये बोतल ग्रहण करनी ही होगी, इस बोतल के बिना तो मेरा जीवन चलेगा नहीं। आप देखे होंगे, आप सभी विद्वान हैं, समझदार हैं, कई बार हम ये बात कहने में कतराते हैं, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, कॉलेज के आसपास नशे के भयंकर जखीरे मौजूद हैं, माफिया हैं ड्रग्स के जो युवाओं को धकेलते हैं नशे की तरफ। और ये ऐसी समस्या है, ये एक ऐसी गंभीर भयानक समस्या है कि जिससे उबरना बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो मैं ये निवेदन करूंगा आज के इस अवसर पर कि योग और यौगिक जीवन शैली जो है वो अपनानी होगी और उसको अपने जीवन में धर्म की तरह से, नियम की तरह से, उसको बिल्कुल पूरी तरह से डिसिप्लिन में, कठोरता से उसका पालन करना ही होगा। चॉइस नहीं है उसमें कोई भी कि हम कह दें कि भाई ये करोगे तो इसे बीमारी ठीक हो जाएगी। ये जो हमारी एक टेंडेंसी ये हो गई ना कि योग करने से बीमारी ठीक होती है, ये तो सही बात है, योग करने से बीमारी ठीक होती है, लेकिन जो बीमार नहीं है वो कहता फिर मुझे तो जरूरत ही नहीं योग करने की, जब मैं बीमार नहीं हूं तो उसको ये बताने की जरूरत है भाई योग करने से बीमारी तो पास ही नहीं आती, बीमारी ठीक होना तो सेकेंडरी चीज है, तुम कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्या है, हर एक समस्या का समाधान योग के अंदर है। मैं ये कह रहा हूं, एक और बात कह देता हूं मैं, वैसे तो मैं यदि मैं योग दर्शन के आधार पर बात करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, भगवत गीता के आधार पर बात करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, और मैं अक्सर उस पर चर्चा करता ही हूँ। तो यहाँ पर जो 2-4 लोग मेरे साथी जुड़े हुए हैं तो वो एक आध बार पहले भी उन्होंने अगर मुझे सुना होगा तो वो ये जानते भी होंगे कि तो योग दर्शन और भगवत गीता पे ही बात करते हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो ऐसे ग्रंथ है, आप स्वयं भी पढ़ लेना। लेकिन मेरे दिल की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याएं जो है वो योग से ठीक होती है। केवल शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक बीमारी नहीं, आर्थिक समस्याएं भी योग से ठीक होती है। आदमी समृद्ध बनता है योग का अभ्यास करने से। तो कोई पूछेगा कैसे? जो योग का अभ्यास करेगा, एक तो बीमार कम पड़ेगा, बीमार कम पड़ेगा तो मेडिकल का खर्चा बचेगा, दूसरा गुस्सा कम आएगा उसे, सहनशीलता बढ़ जाएगी, तो किसी से झगड़ा नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा तो कोई पुलिस केस नहीं होगा कभी, ठीक है, और कोई कोर्ट केस नहीं होगा, उससे बचेगा। परिवार में जो कई बार झगड़ों की वजह से हम उल्टे सीधे काम कर देते हैं, कई बार पारिवारिक कलह हो जाता है, वो पारिवारिक कलह नहीं होगा।
और योग करने की वजह से आदमी अपना खाना पीना बैलेंस करना शुरू कर देगा। खाना पीना बैलेंस करेगा तो जो अटरम सटरम खाते हैं, जो उल्टा सीधा खाते हैं, किसी पब उसमें रेस्टोरेंट में जाके हर हफ्ते जाके वहां बैठ जाओ, तो एक छोटे सी डबल रोटी, वो 150-200 रुपए की डबल रोटी के साइज की, कुछ भी मान लो उसे, आप पिज्जा कह दो, उसको बर्गर कह दो, वो पाव जो होता है पाव, अब वो वैसे तो पुराने जमाने में तो वो 2 रुपए का मिलता था, और कई मार्केट में थोक में लोगे तो आज भी 5 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन वो रेस्टोरेंट में बैठते ही और उसको जो है वो 150-200 रुपए का कर देते हैं। तो कहीं कहीं पे तो छोटी छोटी, जितना हाई फाई रेस्टोरेंट होगा उतना ही महंगा होगा, तो वहां जाने से बचेगा। क्योंकि जब आपने संकल्प कर लिया कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे ये जो है बेकार का तला भुना और तामसिक फूड मुझे नहीं खाना है, तो फिर आप जाएंगे नहीं उस जगह पे, तो उसमें पैसे बचेंगे, तो आपकी आर्थिक समस्या जो है कुछ हद तक जो है कंट्रोल होगी। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है वो अहंकारी नहीं होता, वो दिखावा नहीं करता। तो महंगे कपड़े पहनने से बचोगे आप, क्योंकि आदमी महंगे कपड़े क्यों पहनता है? महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगी गाड़ी, महंगा सब कुछ, कि दिखाने के लिए, समाज में दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना, मेरा स्टैंडर्ड कितना हाई है। तो महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि कोई शर्ट जो है बाजार में, वही शोरूम में वही शर्ट जो है वो 5,000 रुपए की है। 5,000 तो अपने लेवल के शोरूम मैंने देखे, बाकी सुनने में तो मैंने ये भी देखा कि 50-50 हजार की भी होती है शर्ट वैसे, लेकिन चलो नॉर्मली भी देखे तो 5,000 रुपए की शर्ट है, और वही शर्ट जो है वो 600 रुपए की भी मिल जाती है, और वैसी है बिल्कुल 600-700 रुपए में मिल जाती है। लेकिन जिनको पैसे की बहुत ज्यादा या दिखावे की बहुत ज्यादा एक आदत होती है, तो वो जो है महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी गाड़ियां, महंगे शौक, अपनी शादियों में, अपने घर के तीज त्योहारों में वो अनावश्यक खर्च करते हैं। तो वो सब चीजें हमारी आर्थिक दशा को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो योग का अभ्यास करने वाला होगा तो निश्चित रूप से उसके खर्चे तो हो जाएंगे कम, और उसकी काम करने की बढ़ जाएगी कैपेसिटी, उसकी सहन करने की बढ़ जाएगी कैपेसिटी, तो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी, खर्चे उसके कम हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक भी समृद्धि उसको योग से मिलेगी, और रचनात्मक आप हो जाएंगे, क्रिएटिव आप हो जाएंगे। सुबह सुबह जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत क्रिएटिव थॉट आने लगते हैं। जो चीज आप कई महीनों से नहीं कर पा रहे थे, किसी दिन अचानक सुबह उठ के योग का अभ्यास करना, तो योग का अभ्यास करने से उस चीज का सोल्यूशन मिल जाता है आपको। ऐसे हो सकता है, नई नई प्रेरणाएं आने लगती है, इनोवेशन करने लगता है आदमी, दूसरों से ऑब्वियसली वो बेटर परफॉर्म करने लगता है। योग जो है वो केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल समाज नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आपको आपका लाभ करने वाला है। और मैं कहता हूं कि योग की तो महिमा का जितना आप गुणगान करो, जितना उसके बारे में चर्चा करो, वो थोड़ा है। योग तो स्वयं परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा से वो मिलता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम से निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो तुम्हारा दुखों से कनेक्शन खत्म कर देता है, जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, सब प्रकार के दुखों से आपको मुक्त कर देता है, उस चीज का नाम योग है। तो ऐसा योग हम सब के जीवन में आए, स्थिर रहे, और हमारा भारत देश, साथियों, हमारा देश जो ऋषि मुनियों की बताई हुई बातों पर, ऋषि मुनियों के बताए हुए नियमों पर चलकर बना है हमारा भारत राष्ट्र। हमारे पूर्वजों ने जो हमें जीने के मार्ग सिखाए, जो तरीके बताए, वो हजारों साल पहले भी उतने ही कीमती थे, वो आज भी उतने ही कीमती हैं, और आगे भी उतने ही कीमती रहेंगे। केवल हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। सारी दुनिया आज हमारे पूर्वजों के बताए हुए योग, आयुर्वेद, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, और हमारी जो जीवन शैली, परिवार व्यवस्था, मैं फिर से कह रहा हूं परिवार व्यवस्था, जो हमारी परिवार व्यवस्था का जो सिस्टम था, समाज व्यवस्था का जो हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम को सारी दुनिया आज उसका लोहा मान रही है।
हमारे जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी, हमारे जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का जो विधान था, तो वो सब चीजें, हमारी जो संस्कृत भाषा है, पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा उपयुक्त भाषा, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। तो ऐसा हमारा भारत देश, ऐसा हमारी समृद्ध संस्कृति, और वो हमारी संस्कृति आगे बढ़े, और हमारा सदैव ये प्रयास रहा है कि हम केवल अपने लिए नहीं सोचते, हम भारतवासी केवल अपने लिए नहीं सोचते, बल्कि हम सबकी खुशी में हम खुश रहते हैं। हम दूसरों को खुश रखकर, दूसरों को खुशी देकर हमें खुशी अनुभव होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा जीवन का मंत्र है। और शायद यही कारण है कि धरती पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं जो हजारों साल पहले जो कभी चरम पे हुआ करती थी, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। और आज भी हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी योग की संस्कृति, हमारी संस्कृत भाषा, हमारी गौ माता, ये आज भी हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए जीवनदायी साबित हो रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी विद्वान हैं, समझदार हैं, योग के विषय में, योग की टेक्निक्स के बारे में, उसके लाभ के बारे में तो बहुत सारी चर्चा निरंतर होती है। इस अवसर पर मैं कहूंगा ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बधाई के भी पात्र हैं वो लोग जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से मैं केंद्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के जो हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रोफेसर वरखेड़ी साहब, मेरा सौभाग्य है कि कुछ अवसरों पर उनके उद्बोधन को मैंने सुना, तो वो उनके जीवन में योग है, वो बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। तो उनके मार्गदर्शन में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पूरी टीम जो काम कर रही है, आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को, अपने युवाओं को क्या सही है, क्या जरूरी है वो सिखाएं, और केवल बताएं ही नहीं, उनको जीवन में उसको करवाएं भी, और उसको इंश्योर करें कि कैसे वो सब चीजें इनेक्ट हो सकती हैं, इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। और 21 जून विश्व योग दिवस से पहले, आज लगभग पूरा एक महीना है आज अभी उस कार्यक्रम में, उससे पहले जो ये बहुत प्रोएक्टिवली आपने ये प्रयास किया है, डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी को भी मैं जो है बधाई देता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर पीवीपी सुब्रमण्यम साहब को भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम, एक अवेयरनेस का आयोजित किया। और अपने स्तर पर आप और भी कार्यक्रम इसमें जो भी आयोजित करेंगे, उसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं एमईटी यूनिवर्सिटी में हूँ, हम यहाँ से भी काफी काम कर रहे हैं योग दिवस के उपलक्ष्य में, और निश्चित रूप से हम मिलकर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, एक सुनहरे कल के लिए, एक सुखद भविष्य के लिए हम निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे, और योग हम सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत सुंदर ढंग से आपने अपने अनुभव के सागर में से हमारे लिए कुछ रत्न निकाला। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान उससे लाभान्वित हुए। वैसे तो यहाँ पर सभी विद्वान ही हैं, सभी थोड़ा बहुत कहीं से सुना, कहीं से जाना, किंतु क्या है कि जब योग के किसी विशेषज्ञ से हम योग के बारे में और उसकी चर्चा को सुनते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि योग वास्तविकता में न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और जितने भी पहलुओं पर, वैचारिक पहलू पर, जिस पर आपने बहुत ज्यादा जोर दिया कि वैचारिक पहलू पर भी योग बहुत विशेष ढंग से काम करता है। तो हम योग के पूरे समग्र रूप को समझ पाते हैं। अभी तक जन सामान्य से यदि पूछा जाए कि योग वास्तविकता उसका क्या स्वरूप है, तो लोग समझते हैं कि शायद हाथ को उठाना, पैरों को उठाना और कुछ आसन, कुछ श्वसन की प्रक्रिया, शायद यही है, इतना ही है योग। तो सामान्य जो जन सामान्य समझता है, वो जन सामान्य इतना ही समझता है। लेकिन आपने योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए आज के जो ये हमारा स्लोगन है, जो हमारा टैगलाइन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया इस वर्ष योग दिवस के अवसर पर, हर घर आंगन योग भारत के लिए, और वन योगा फॉर वन वर्ल्ड,
ये इंटरनेशनल थीम है इस साल विश्व योग दिवस की। तो इस अवसर पर जो प्रथम कुसुम है आज, ये प्रथम कुसुम सर इसलिए है क्योंकि ये एक शुरुआत है 21 जून जो अभी आने वाला है, उस 21 जून से ठीक एक महीने पूर्व, एक मास पूर्व हम लोग इसको यहाँ पर एक कार्यक्रम के रूप में इसको सजो रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। तो ये वास्तविकता में एक पहला हमारा प्रयास है। इसी तरीके से निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा और इसी प्रयास हमारा इसी प्रकार से जारी रहेगा और हर जितने भी मतलब आने वाले सप्ताह हैं, उन सप्ताहों में हम द्वितीय कुसुम, तृतीय कुसुम, कुछ विशेष वक्ताओं के साथ योग की गहराइयों पर इसी प्रकार चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहने का हमारा विचार है। और जब तक ये विश्व योग दिवस आयोजित होने वाला है 21 जून तक, तब तक ये इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। आपसे भी अनुरोध रहेगा सर कि आप जरूर हमारे साथ बार-बार और दोबारा जुड़ते रहें। बहुत-बहुत निश्चित। धन्यवाद। बहुत ही कम समय में आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। अब इस सभा में उपस्थित सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वतंत्र हैं, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। वैसे अगर आपके कुछ सामान्य प्रश्न हो तो इस चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं सामान्य प्रश्नों को। माइक ओपन करने की अनुमति यहाँ से नहीं दी जा रही है, क्योंकि माइक ओपन करने से बहुत ज्यादा चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो यदि आप कुछ विशेष लिखना चाहते हो जी, तो आप जरूर कह सकते हैं। या आप भी पढ़ सकते हैं सुधांशु जी, यदि जी कोई सर। प्रश्न है तो आप पढ़ सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर दिखाई दे रहा है तो। हमारी आवाज जा रही है सर? जी बिल्कुल। सर अगर अगले सेशन की जानकारी कैसे मिल पाएगी हमें? जहां से आज के सेशन की जानकारी आपको मिली है फेसबुक के माध्यम से, सर मैं ये सेशन हमारा फेसबुक पर लाइव जा रहा है, तो वहीं से आपको आगे और की सर सेशन। आप सर के माध्यम से आज जो सर थे, जो इतने अच्छे जानकारी जो सर दिए हैं, ये अगर इसकी रिकॉर्डिंग अगर होगी सर, तो इसे भी आप अपलोड कर दीजिएगा फेसबुक पर, ताकि और लोगों के बीच में इसे रखा जा सके। क्योंकि कुछ बातें मैं काफी लेट से जुड़ सका, मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी हूँ। तो इसलिए ये विषय भी इतना इंफॉर्मेटिव था सर, जानकारी इतने अच्छे से दे रहे थे, मुझे जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी इस तरह के आभासी माध्यम से चर्चाएं होती रहनी चाहिए, क्योंकि जो दूर दराज में हम जैसे छात्र बैठे होते हैं, इन चर्चाओं से बहुत सारी बातें सामने आती हैं। और ये 1 घंटा का सेशन हमारे लिए इतने लाभकारी होता है कि सुनने, पहले तो हम यूथ को तो सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमको सुनना चाहिए। अगर सर आज यहाँ पर अगर बोलते हैं, इतने अच्छा बात जानकारियां देते हैं, इनके पीछे ये कितना मेहनत करके यहाँ पर आकर ये बातें रखते हैं, तो ये हमें सीखने के बताने के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आगे सेशन हो तो बिल्कुल जोड़े। मैंने सर की बात से काफी प्रभावित हुआ, बहुत सी बातें उन्होंने बताया, मैं लेट से जुड़ा, मगर जो भी उन्होंने पॉइंट बताया, मैं कुछ पॉइंट्स को नोट कर रहा था कैमरा बंद करके। आभासी माध्यम में एक चीज सर मैं कहूंगा कि अगर वॉइस को बंद रखा जाए तो ठीक है, मगर कैमरा बंद रखा जाता है तो थोड़ा खराब लगता है, इसलिए कि एक तो आभासी कार्यक्रम है और ऊपर से कैमरा बंद हो, अगर कम से कम एक दूसरे का फेस ना देख पाए। अब बताइए, मैं बिहार से हूँ, सर मुझे देखे, सर को कम से कम मैं तो देख ही रहा हूँ, अगर कहीं मिल भी गए तो सर का एक बार तो चरण स्पर्श जरूर करूंगा। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं सोनू कुमार जी आपको बता देना चाहता हूं, आप CSU देवप्रयाग के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस पूरे लाइव सेशन को सुन पाएंगे दोबारा से, और बहुत ही शीघ्र हम इस पूरे सेशन को YouTube पर भी जरूर अपलोड कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं इस पूरी सभा को कंक्लूड करने के लिए माननीय निदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो इस पूरे सेशन को कंक्लूड करें और हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। माननीय निदेशक महोदय। वास्तव में आज जो सेशन हमारे संजय सिंह जी का था, वो आंख खोलने वाला, और हमारे स्वयंसेवी खास करके इसमें जो जुड़े हुए हैं NSS के वॉलंटियर्स, और जो इस जिनके ऊपर यह दायित्व है
इस स्लोगन को के साथ साथ योग विज्ञान को आगे ले चलने का, और साथ ही जो योग विज्ञान केंद्र यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने की जो योजना है, उन सब के लिए एक नींव के रूप में, आने वाली पीढ़ी को एक चेतना के रूप में आपका यह वक्तव्य रहेगा। हम आभारी हैं और हम इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद जी। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।